गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पूरे वर्ल्ड वाइड होती है और अमंग प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में तो होती ही है। तो समझते हैं कि इन्फ्लेशन आया कहाँ से फर्स्ट टाइम, और क्या इसका तरीका होगा कि इसको हम बड़े आराम से सेटल डाउन कर लें, और क्या होगा अगर हम इसे सेटल डाउन नहीं कर सकते तो किस तरह के चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, उसके बाद आपका और अलग तरीके के चैलेंजेस जो वर्ल्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहा है, जैसे राइज इन गोल्ड प्राइस। तो समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन की शुरुआत कैसे होती है। तो इन्फ्लेशन की शुरुआत होती है जब फॉर द फर्स्ट टाइम वी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता क्या है? तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम करेंसीज प्रिंट हुई थी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1750। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर मनी, पैसे की बहुत डिमांड हो गई। और उसके पहले तक ज़्यादातर जो पैसे होते थे दे वर मोस्टली गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन्स होती थी, एंड द गोल्ड वाज द बेसिस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल। तो गोल्ड जो था वो पूरी दुनिया का ट्रेड का एक बेसिक कंपोनेंट था, क्योंकि गोल्ड छोड़ के, गोल्ड और सिल्वर छोड़ के बाकी किसी कमोडिटीज़ पे लोगों का उतना बिलीव नहीं होता था, क्योंकि इनकी प्राइस मोस्टली कंसिस्टेंट होती थी और ये वैल्यू ऑफ और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मनी को फुलफिल भी करते थे। लेकिन गोल्ड हर जगह पे ले जाकर ट्रेड कर पाना एक लार्ज वॉल्यूम में अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब जो ट्रेड हो रहा था वो बहुत बड़े वॉल्यूम में हो रहा था और उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड चाहिए था। तो इस सिस्टम का इन्होंने सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला बाय कन्वर्टिंग दिस गोल्ड इनटू पेपर नोट, और फर्स्ट टाइम इस सिस्टम को कहा गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? यहां पे जितना गोल्ड होता था उतना ही नोट होता था। दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोल्ड और नोट दोनों बराबर होते थे और ये फुल्ली कन्वर्टेबल थे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल भी होते थे और इसीलिए इनकी वैल्यू हमेशा मेंटेन रहती थी। होता क्या था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक सिंपल सा नोट लिखा होता था जो आज भी आप कॉमन नोट्स पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 100 रुपए का नोट देखें तो सी हियर, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज। तो ये कोई नई चीज नहीं है, दैट इज ऑल स्टार्टेड विद गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हम पहले ही इसमें लिख देते थे कि उस नोट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड वहाँ के सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रहता था और इस बात की सिक्योरिटी लेने के लिए सेंट्रल बैंक्स आए जो कि गवर्नमेंटली ओन्ड होते थे, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट इनको ओन करती थी ताकि फ्रॉड्स वगैरह ना हो पाए। ये सिस्टम 1870 से 1940 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने तक चला, लेकिन यहाँ ये टूट जाता है और इसकी वजह है यूनाइटेड किंगडम, जिसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये वॉर जीते। और वॉर जीतने के लिए इसने इस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। यूनाइटेड किंगडम ने गोल्ड से कहीं ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर दिए। लोगों का भरोसा अब नोट में हो चुका था और वो नोट को ले जाकर ही ट्रेड करते थे, बिकॉज इट वॉज कन्वर्टेबल। ये कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था, तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब जो नोट का अमाउंट था वो कहीं ज़्यादा था एज कंपेयर टू गोल्ड होल्ड बाय बैंक्स। लेकिन इस सिस्टम में एक बात को बरकरार रखा, तो पीपल का ट्रस्ट गोल्ड से ना जाए, खास करके पीपल का ट्रस्ट नोट से ना जाए। वो कैसे? क्योंकि ये सारे नोट्स ऑन डिमांड कन्वर्टेबल थे इनटू गोल्ड, लेकिन गोल्ड का अमाउंट ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, नोट का अमाउंट ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू गोल्ड। और यही सबसे पहली बार इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व किया गया इन यूनाइटेड किंगडम। बट एक्चुअली आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द कंट्री वेंट बैक ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इस नए बदले हुए सिस्टम का नाम था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ। 1935 वो टाइम है व्हेन इंडिया
हैड इट्स ओन सेंट्रल बैंक, और इस सेंट्रल बैंक के एस्टैब्लिशमेंट की थ्योरी कंप्लीटली अलग थी, क्योंकि अभी तक दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम कर रहे थे, और 1920 से लेकर 1944 तक ये सिस्टम चलता रहा, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। कुछ कंट्रीज ने इनको बदला और वो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे चले गए। एनीवे, अब एक नए सिस्टम की जरूरत थी, और एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर एक न्यू सिस्टम डेवलप होता है, और इस न्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टोरियस कंट्री मोस्टली मिलते हैं यूएस में, और उसके बाद एक अग्रीमेंट करते हैं जिसका नाम होता है ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट। इसी अग्रीमेंट के अंडर 2 इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, पहला नाम है आईएमएफ और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक। बाद में और कई इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, एंड फाइनली आता है WTO। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड माइंड इट, दे ऑल सपोर्ट कैपिटलिस्टिक व्यूज। तो कैपिटलिस्टिक व्यूज को मोर और लेस ये सारे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं, स्पेशली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूएन में थोड़ा एक्सेप्शन है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट का मेन कंपोनेंट क्या था। तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रन द इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पे लोग गोल्ड में बिलीव मेंटेन कर सके, और इसी समय गोल्ड और डॉलर के बीच में एक पैरिटी स्टैब्लिश की गई, और यहां गोल्ड वॉज कन्वर्टेबल इनटू डॉलर एट अ फिक्स रेट। 1 ounce ऑफ गोल्ड वॉज इक्वल टू $35। ये कन्वर्जन रेट अमेरिका ने स्टैब्लिश किया, और यही आईएमएफ में इंटरनेशनल ट्रेड को कंटिन्यू करता रहा। हर कंट्री ने इस रेट पे, यानी कि डॉलर से अपनी करेंसी को पेग किया, जैसे येन, युआन, इंडियन रुपीस। इन सारी कंट्रीज ने अपने एक वैल्यूज को अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में एस्टैब्लिश किया, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि सब के सब डिपेंडेंट हो गए थे यूएस पे, और यूएस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड था, जो कि इसने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीजें पूरी दुनिया को बेचकर कमाई थी। जो अर्निंग थी वो गोल्ड था, और इस गोल्ड ने डॉलर को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया, क्योंकि उसके बाद किसी करेंसी की एक्सेप्शन थी नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। अमेरिका का ट्रेड सरप्लस ट्रेड डेफिसिट में बदलने लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और कई नई कंट्रीज जैसे जर्मनी, जापान, इनका बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि इनके पास बहुत सारे डॉलर्स होते हैं, ये डॉलर सीधा यूएस के पास ले जाते हैं, और बदले में इसके वो गोल्ड की डिमांड करते हैं। ये सिस्टम 68 तक तो बड़े अच्छे से चला, लेकिन 69 में ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। उसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, वियतनाम वॉर, और दूसरा डिप्लीटिंग गोल्ड माइंस। तो जिस हिसाब से अब इकोनॉमीज ग्रो कर रही थी, उस हिसाब से अब गोल्ड की माइंस से गोल्ड नहीं निकल रहा था। यहां पे यूएस रिफ्यूज कर देता है टू कन्वर्ट डॉलर इनटू गोल्ड, और ये कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सचेंज ऑल दीज डॉलर इनटू गोल्ड। अब यहां से एक मुश्किल शुरू हो जाती है कि हम किस तरीके से सिस्टम आगे चलाएं, क्योंकि अभी तक पूरा वर्ल्ड यूएस के डॉलर पे बिलीव कर रहा था, बिकॉज इट वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, बट सडनली अब हमें एक न्यू करेंसी की रिक्वायरमेंट थी। तो वहीं 69 में इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी ऑन करने के लिए हमने एक नई करेंसी बनाई जिसका नाम था SDR। हम इसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं एक अगले सिस्टम की तरफ, जिसके बेसिस पे हमारा RBI इस्टैब्लिश्ड हुआ। तो हमारा RBI इस्टैब्लिश्ड इन्हीं के डाइवर्ज फॉर्म में हुआ।
क्योंकि आरबीआई गॉट एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1935 और 1935 तक एक न्यू सिस्टम ओरिजिनेट हो चुका था जिसका नाम था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर में एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गोल्ड ही रखते थे टू इशू द करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज का नोट इशू करना है तो फॉर दैट 40 रुपीज का गोल्ड डिपॉजिट में रख लेते थे। एंड दिस सिस्टम ऑल्सो बिकेम पॉपुलर एंड दैट इज हाउ आवर आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग। इनिशियली एक प्राइवेट बैंक था। इस सिस्टम को बाकी के कई देशों ने अडॉप्ट किया जिनके पास सफिशिएंट गोल्ड नहीं था, और यह सिस्टम भी बिल्कुल वैसा ही चला। बट इस सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम ही इन्फ्लेशन थी। क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्रोपोर्शन कम था एज कंपेयर टू नोट्स, और यहीं से इंडिया में इन्फ्लेशन की शुरुआत होती है। कुछ साल के बाद इंडिया ने इस सिस्टम को भी अबैंडन कर दिया और वो 1956 में एक नए सिस्टम पे आ गए जिसका नाम था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये सिस्टम बहुत ही यूनिक था। अंडर दिस सिस्टम आरबीआई सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ के डिपॉजिट्स मेंटेन करता है, जिसमें सिर्फ 115 करोड़ के गोल्ड होते हैं और बाकी फॉरेन कंट्रीज की सिक्योरिटीज होती हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आरबीआई कैन प्रिंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लीगल टेंडर। ये इसलिए लीगल टेंडर होती है करेंसी, क्यों? क्योंकि इसमें एक लीगल बैकिंग होती है और सिवाय लीगल बैकिंग के कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली आरबीआई हैव नो गोल्ड आफ्टर दिस। बाकी जो आरबीआई के पास गोल्ड होता है वो गवर्नमेंट का होता है। एनीवे, तो इसके हिसाब से अगर अमाउंट अनलिमिटेड है तो इन्फ्लेशन एक बेसिक कॉज बना रहेगा। इसीलिए आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी। अगर आरबीआई ने वैल्यू ऑफ मनी को मेंटेन नहीं किया तो इट वुड बी कॉल्ड फेलियर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई। तो पूरा का पूरा सिस्टम इनका काम करता है टू मेंटेन द वैल्यू। क्यों? क्योंकि इनके पास अब छापने की कोई लिमिट नहीं है। अब दुनिया के हर कंट्रीज, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या फिर जापान, चाइना, ऑल दिस कंट्री, इन किसी भी कंट्री के पास गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही वो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में है। अब हर कंट्री कुछ इस तरह के सिस्टम पे काम करती है जहां उनके सेंट्रल बैंक्स एक रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो करेंसीज इश्यूज करते जाते हैं। मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ाना और घटाना उनके सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि ये करेंसी की वैल्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग होती है। अगर उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट स्टेबल है तो करेंसी की वैल्यू स्टेबल होगी। अगर उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अनस्टेबल है तो फिर उसकी करेंसी भी अनस्टेबल होगी। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। कई बार कंट्रीज आपस में झगड़ जाती हैं और इसका नतीजा होता है करेंसी वॉर। और ये बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करते हो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाता है। अब हर कंट्री तो यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और कोई कंट्री नहीं चाहता कि वो इंपोर्ट करे। तो इस हिसाब से कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई सब प्राइम क्राइसिस के बाद बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गई और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो गया। नाउ अब ये इन्फ्लेशन किसी भी तरीके से वो वैल्यू ऑफ मनी का दुश्मन है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन होगा उतनी ही मनी की वैल्यू रिड्यूस होगी। इफ देयर इज अ 6% इन्फ्लेशन इट मीन्स 100 रुपीज की वैल्यू एक साल में 6% से रिड्यूस होती है। और अब किसी भी करेंसी में ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर कंट्री एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलती है कि हमें अपने मनी की वैल्यू गिरानी है हर साल। जैसे इंडिया कहता है कि वी विल रिड्यूस आवर वैल्यू ऑफ मनी बाय 2 to 6% एवरी ईयर। आपको क्या लगता है इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है?
सबसे ज़्यादा नुकसान उन बिलियनर्स को होता है जिन्होंने ये पैसे होल्ड करके रखे हुए, और इसका जवाब उन्होंने दिया है क्रिप्टो करेंसी से। पहली क्रिप्टो करेंसी ठीक इसके 1 साल के बाद आई, जिसका नाम था बिटकॉइन। और हाल में ही ट्रंप के पावर में आने के बाद इस बिटकॉइन ने एक नई छलांग लगाई है। यहां 2 बातें दिमाग में रखने लायक है। फर्स्ट, दुनिया की अभी ज़्यादातर इकोनॉमीज की हालत अच्छी नहीं है, या तो वो यूएस हो, या वो यूरोप हो, जापान हो, चाइना हो, या इंडिया हो। हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, एक डीप कंसर्निंग प्रॉब्लम सामने है। और जब ये प्रॉब्लम्स आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो इस तरह के डिजिटल एसेट्स या वर्चुअल एसेट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि किस तरह से कंट्रीज अपने लोगों का ट्रस्ट अपनी करेंसीज में मेंटेन करके रखें, सो आने वाले टाइम में उनका बिलीव उनके लोकल करेंसी में रहे, ना कि क्रिप्टो करेंसी में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसका है ये किसी को नहीं पता, कौन चलाता है, ये लीगल टेंडर्स भी नहीं होते। मगर इन क्रिप्टो करेंसी की इतनी कैपेसिटी है कि ये पूरे के पूरे सेंट्रल बैंक और बैंकिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।